अच्छा, अब आप लोग कह रहे थे कि भाई चेन ऑफ थॉट्स का तो फ्रॉम बताया, ट्री ऑफ थॉट्स का भी बताया। तो मैं अच्छा, आपने चेन ऑफ थॉट्स में क्या बताया उसको कि भाई स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करो और ये चीजें लाके ट्री ऑफ थॉट्स में आप एलएलएम से परफॉर्म किस तरह करवाएंगे। ट्री ऑफ थॉट्स समझ आ गया, वेरी नाइस, सुन लिया, मैंने बोल दिया, पढ़ लिया। लेकिन अब बारी आती है कि एलएलएम से या अपने एजेंट से किस तरह परफॉर्म करवाएं ट्री ऑफ थॉट्स। अब चेन ऑफ थॉट्स का प्रॉम्प्ट देंगे। अब थोड़े जो सही लोग हैं आप लोग, सिर्फ कहने की हद तक थोड़ी हकीकत में भी तो है ही ना। चेन ऑफ थॉट्स में मैं इस तरह बता रहा हूं इसको, लेकिन अब आपको क्या लगता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड सोचें फिर जवाब दें कि ट्री ऑफ थॉट्स में एलएलएम से किस तरह परफॉर्म कर रहा हूं। अब वो एलएलएम चाहे मैं खुद एज ए यूजर उनकी जीयूआई पे जाऊं या मेरी एलएलएम बन के एपीआई अपने एजेंट से कनेक्ट करवाऊं, ट्री ऑफ थॉट्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं ये बताएं तो। मल्टीपल वेज और ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं क्या प्रॉम्प्ट में लिखूं उसको, ये कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं आप, भी यही कह रहे हैं, सही है। और अगर मुझे ट्री ऑफ थॉट्स इंप्लीमेंट करवाने एलएलएम से, होता क्या है, कब यूज होगा, क्या यूज है, सब समझ आ गया। लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करवाऊं एलएलएम से, अब ये कौन बताएगा। हाँ यार नीचे नहीं बैठ जी ओके यार, अगर आप अभी आप घर जाओ ना तो सब तरीका निकाल लिया कि भाई ट्री ऑफ थॉट्स है कि मैंने आपको एक्सप्लिसिटली कहा कि ट्री ऑफ थॉट्स करना है, तो एलएलएम को भी आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे पास एक मसला है, जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का या टैक्स कलेक्शन का या जो भी है, मुझे इसके 3 पॉसिबल वेज निकाल के दो। कितने पॉसिबल वेज, अब वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो मेरी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और सबके प्रोज एंड कॉन्स भी सोचना और जो सबसे बेस्ट है वो इम्प्लीमेंट करना। इसकी एग्जांपल पता है आपको कहाँ अच्छी मिलेगी, जब आप क्लाउड यूज करते हैं ना, मैं इसको बड़ा एक्सटेंसिवली क्लाउड, मैं क्लाउड का फैन, क्लाउड का और ग्रॉक का, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। जब आप इससे कोई भी मसले का हल पूछते हैं ना, तो ये मसले के 3-4 हल खुद ही बता देता है अगर आपने यूज किया हो। और उसमें ये ब्रैकेट में लिख के भी देता है रिकमेंडेड। अब मैं यहाँ पे कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि वो पीछे ट्री ऑफ थॉट्स ही कर रहा होगा, बट दिखने से तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो यही नतीजा है कि भाई ये ट्री ऑफ थॉट्स इसी तरह जो है यहाँ पे परफॉर्म होगा। सही है, तो आप एलएलएम को एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो कि भाई मुझे एक मसले के 3 तरीके चाहिए या 4 तरीके चाहिए या 5 तरीके चाहिए, सबके प्रोज एंड कॉन्स निकालिए। आपने देखा भी होगा अक्सर, या आप कोई आर्टिकल पढ़े, जब एग्जाम की तलवार आपके सर पे हम लटकाएंगे तो आप देखेंगे ट्री ऑफ थॉट्स में 2 बातें होंगी। वो क्या, कि ट्री ऑफ थॉट्स और एमसीक्यूज। हाँ, एमसीक्यूज में ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको है ना, जब आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हो तो अपना जहन खुला रखना कि कहीं भी आपको दिखे ना थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो मतलब चेन ऑफ थॉट्स की बात हो रही है या कोई भी सिमिलर फेज, सही है, या प्रोज एंड कॉन्स की बात हो रही है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, या थिंक मल्टीपल पॉसिबल वेज, इस तरह की कोई भी फ्रेज आपको दिख रहा है ना, एक तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉम्प्ट लिखते हुए भी ये लिखना है कि भाई थिंक मल्टीपल वेज और 4 मसले, 4 तरीके दो, 5 तरीके दो, ये एमसीक्यूज में भी एक्सप्लिसिटली होगा, आंखें खुली रखिएगा, ठीक है। तो बस ये था। अच्छा, ट्री ऑफ थॉट्स में आप जब आप पढ़ेंगे ना तो एमसीक्यूज में और आर्टिकल्स में, रेपोजिटरी में ये भी मिल सकता है कि ट्री। अच्छा, ट्री का क्या मतलब होता है, दरख्त। जो दरख्त में क्या चीज होती है, एक मेन जड़ और ब्रांचेस। वो जो जड़ है ना वो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई आपने बोला टैक्स कलेक्शन, एयर पोल्यूशन, ये क्या है, जड़ है जिसका आपको हल निकालो। मल्टीपल ब्रांचेस मतलब वो मल्टीपल सॉल्यूशन जो सोचे हुए हैं, सही है। तो ये सीन है, ये इन चीजों को ध्यान में रखिए। इसके बाद बिल्कुल एक बेसिक, 2-3 बेसिक चीजें, सेल्फ कंसिस्टेंसी।
सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होता है, किसी को पता है? टूटे फूटे लफ्जों में भी चलेगा, कोई हैंड रेस करके बता जी। नहीं आता कोई बात नहीं। क्या मुस्तकिल मिजाजी, जबरदस्त, बहुत अच्छा, और काफी जो है वो आपने नियर टू एक्यूरेट बताया जी। मैं बोला नहीं बोला सही है, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग तरीके से सोल्यूशन है, ठीक है। मैं फिर साइन कर दूं और कोई है सेल्फ कंसिस्टेंसी टूटे फूटे अल्फाजों में भी कोई बताए तो? ओके चलो। ये डिग्री सेल्फ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब आपको किसी भी चीज की श्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए हो, किसी भी चीज की श्योरिटी चाहिए, यानी कंफर्मेशन चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, सेल्फ कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होता है भाई? अभी मैंने जब हमें किसी भी चीज की व्हाट इज सेल्फ कंसिस्टेंसी, क्या होता है ये? नीड कंफर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, या हाँ प्रॉब्लम कह लें या कोई भी सिनेरियो कह लें, एक ही बात है, नीड कंफर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक हो गया। अब सपोज करें कि आपका एक फ्रेंड सर्कल है, अब आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उन 4-5 दोस्तों का कोई भी एक प्रोग्राम बन रहा है, या सुबह क्रिकेट खेलने जाने का या डिनर पे जाने का। आप हर फ्रेंड सर्कल में आप बार बार पूछते हैं कि भाई पक्का है ना खाना खाने जाना है, जो प्रोग्राम बना है फार्म हाउस जाना है पिकनिक का या सुबह क्रिकेट खेलने जाने का, वो प्रोग्राम पक्का है ना। आप ये क्या करते, सवाल बार बार पूछते, क्या करते, बार बार पूछते। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज की कंफर्मेशन चाहिए होती है, श्योरिटी चाहिए होती है। जैसे आप बार बार पूछते कि एग्जाम कहां से आएगा, तो मैं एक ही सवाल को आपको बार बार बता रहा हूं, आपने मुझसे पूछा, आपने अमीन भाई से पूछा, आपने एक और सर टीचर से पूछा, तो आपको क्या है, श्योरिटी चाहिए कि भाई सब सेम ही जवाब दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूं गिटहब रेपोजिटरी से एग्जाम आएगा और सर अमीन कह रहे हैं कि नहीं गिटहब रेपोजिटरी से बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जब 2-3 लोगों ने आपको सेम जवाब दिया ना, तो इसका मतलब अब आपको क्या है, एक चीज की कंफर्मेशन है, श्योरिटी। जैसे हम फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं कि भाई आज डिनर पे जाने का प्रोग्राम फाइनल है ना, पक्का डिनर पे जो है वो आज जाना है ना, क्योंकि हर एक फ्रेंड सर्कल में ऐसा दोस्त होता है जो अपना माइंड लास्ट मोमेंट पे चेंज कर देता है। कराची की जबान में कहे तो भी करा देना है। तो आप उस फ्रेंड से क्या करेंगे, बार बार कंफर्मेशन लेंगे कि भाई आज डिनर पे जाना है या आज क्रिकेट खेलने जाना है। आपको अगर उससे श्योरिटी मिल जाए ना, तो वो क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज की कंफर्मेशन लेना कि भाई आपको बार बार सेम जवाब आ रहा है ना। भाई आपने मुझसे पूछा एग्जाम कहां से आएगा, या उस दोस्त से पूछा आज खाना खाने जाना है, वो कभी हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, फिर कभी हाँ बोल रहा है, फिर कभी ना बोल रहा है। इसका मतलब सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे, मैं कभी कह रहा हूँ हाँ गिटहब से आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं कब होगा, श्योरिटी नहीं है आपको, मैं कोई श्योरिटी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा आपको। तो भाई किसी भी चीज की कंफर्मेशन लेना जो है वो क्या कहलाता है, सेल्फ कंसिस्टेंसी। अब एजेंटिक या रियल वर्ल्ड में इसकी क्या प्रॉब्लम है? सपोज करें जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, आपको सर दर्द है, सही है। अब सर दर्द क्या होता है, यूजुअली थोड़ी सी देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन आपने क्या किया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। इतने सारे होम फिक्सेस कर लिए आपने, होम फिक्सेस यानी घरेलू इलाज। ये जो अब आपने किया डॉक्टर से कंसल्ट, आपको क्या था कि भाई नॉर्मल सर दर्द है, ठीक हो जाएगा।
लेकिन अब जब 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। अब आपने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि भाई ये सर दर्द मामूली सर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन है। ठीक है, ये क्या है? माइग्रेन है। अब आप परेशान हो गए, आप समझ रहे थे भाई हल्की फुल्की बीमारी है, डॉक्टर तो कुछ और ही बोल रहा है। अब इस तरह के जब भी कोई लाइफ में सिनेरियो होता है ना, फौरन से एक डॉक्टर की नहीं मानते। या आपकी अच्छी बड़ी भली बाइक चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, अचानक से बंद हो गई, आप एक मैकेनिक के पास ले गए, मैकेनिक ने बोला इसका इंजन फारिग है। आपने बोला क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे चलते चलते इंजन फारिग हो गया? इसमें क्या है, आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूजन है। अब आपने मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई मेरे सर में दर्द है। अब जब 2-3 डॉक्टर्स ने आपको कह दिया ना कि भाई सर में जो दर्द है वो माइग्रेन की वजह से हो रहा है, अब जब 3 लोग एक बात कहेंगे ना, तो फिर उसके गलत होने के चांस बहुत कम है। फिर आपको श्योरिटी आएगी नहीं यार, जब 3 अलग अलग डॉक्टर्स कह रहे हैं ना कि माइग्रेन है, तो फिर माइग्रेन ही होगा। एक मैकेनिक को आपने अपनी गाड़ी दिखाई, उसने कहा इंजन फारिग है, आपने यकीन नहीं किया, आपने बोला क्या बोल रहा है भाई, चलते चलते अच्छी तो चल रही थी गाड़ी। आपने अलग अलग मैकेनिक से कंसल्ट किया, इंस्पेक्शन करवाई अपनी गाड़ी की। अब जब हर मैकेनिक ने, हर इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने आपके इंजन में मसला निकाला ना, इट मींस अब वाकई में मसला आपके इंजन में है। तो ये है सेल्फ कंसिस्टेंसी, कि जब आपको श्योरिटी चाहिए हो कि भाई वाकई में जो ये डिसीजन आया है, वाकई में एलएलएम की तरफ से जो ये डिसीजन आया है, जैसे मैकेनिक ने, अलग अलग मैकेनिक ने बोला ना खराब है, अलग अलग डॉक्टर ने बोला ना नहीं माइग्रेन है, तो भाई फिर वाकई में माइग्रेन है। तो आप एलएलएम से, आपने ये किया भी होगा, आपका कोड नहीं चल रहा, आपने जीपीटी से पूछा, समझ में नहीं आया, आप क्लॉड के पास गए, नहीं समझ में आया, ग्रॉक के पास गए। जब कहीं भी नहीं चल रहा ना कोड, इसका मतलब मसला आपके साथ है, आपने कुछ गलत किया। जो पुराना कोड चलता कोई सही करके ही नहीं दे रहा, फिर आप अपना कोड देखते हैं, या आपने किया होगा ना कि भाई जीपीटी से नहीं हल हो रहा, किसी से मसला हल नहीं हो रहा, कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो ये किस चीज की मिसाल है? किस चीज की मिसाल है? सेल्फ कंसिस्टेंसी की। और इसकी एग्जांपल क्या है भाई? सपोज डॉक्टर, आप कितनी छोटी सी हो, कार इंजन, ये से छोटा है और सही है। आप तो सबसे छोटी हो। और तीसरी एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है? कोई भी क्रिप्टो, जैसे हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, मेडिकल की तो हमने कर ली, डॉक्टर, इसके हम मतलब नहीं होते चैनल। हेडेक, कंसल्टेशन, कार इंजन, सही है। और तीसरी एग्जांपल क्रिप्टो। भाई एक क्रिप्टो एक्सपर्ट से आपने पूछा, उसने बोला लगा दो मार्केट में पैसे। अब यार मल्टीपल लोगों से आप कंसल्ट करते हो ना, भाई इस एरिया में घर खरीदूं, पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, मोबाइल स्नैचिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपने मल्टीपल लोगों से पूछा, इंक्वायरी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल आ सकती है, सही है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी इस तरह देखने को मिलेगी कि एक प्रॉब्लम का हल आप बार बार जो है वो एलएलएम से पूछ रहे हो। सिंपल एक लाइन में अगर सेल्फ कंसिस्टेंसी आपको डिफाइन करनी है तो क्या होगा कि भाई किसी भी चीज की कंफर्मेशन चाहिए हो 2-3 दफा, तो भाई क्या करो, सेल्फ कंसिस्टेंसी। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है, रात को 11 बज गए, सबने डिसाइड कर लिया कि भाई अगले दिन 30 बार हो रहा है, अचानक से मौलवी साहब को चांद दिख गया। अब आप सब परेशान बैठे कि भाई सुबह नमाज पढ़नी है, शीर कुरमा खाना है या सहरी करनी है। अब आप क्या करोगे, मल्टीपल जगहों पे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप देखोगे, न्यूज चैनल देखोगे, सही है। तो ये क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी है। तो ये सेल्फ कंसिस्टेंसी होता है कि जब किसी चीज की कंफर्मेशन बार बार चाहिए हो। बराबर बात है, डिस्कस करें। चाहिए हो। दूसरी चीज जो रेपोजिटरी में है वो ये है,
कि भाई यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है, इफ अ स्टोर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन अ $50 आइटम, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे उसके मल्टीपल जो है वो चीजें लिखी हुई है। क्या भाई अलग अलग तरीके से सवाल पूछ लो या श्योरिटी ले लो कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। सही है। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, टू फाइंड द फाइनल प्राइस कैलकुलेट द डिस्काउंट, और जो भी ये आप पढ़ लीजिएगा। सही है। तो यहाँ पे ये चीज आपको काम में आएगी कि अगर आपको एक प्राइस का एक प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस निकालना है आफ्टर द डिस्काउंट, तो आप मल्टीपल वेज में जो है वो उससे पूछ लो। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी हो गया। एक हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिएक्ट। रिएक्ट दस सेकंड में ही जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ आराम से। क्या लिखा है? रिएक्ट इज अ प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी दैट इंटरलीव रीजनिंग स्टेप। रीजनिंग मतलब वही जो थिंकिंग, जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। थॉट्स वही यानी जो सोच रहा है, विद द एक्शन। कोई चीज जहन में आ रही है? यस सर। टूल कॉलिंग, एपीआई कॉलिंग, ठीक है। ये आपने कैसे बताया एक्शन? ये तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। सही है, नाइस कि आपने बताया, लेकिन कैसे आपने कह दिया एपीआई कॉलिंग कब होगी, कौन करेगा, किस सूरत में होगी, क्या ऐसी आफत आ जाएगी कि एपीआई कॉल करनी पड़ेगी? एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो जी। सही है, सही है। और ठीक है। अब रिएक्ट का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है? रिएक्ट ये वो रिएक्ट नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था मॉडल 2 में, दूसरा रिएक्ट। ये जो लोग हिलते रहते हैं कौन सी आफत आ गई? व्हाट इज रिएक्ट? इसकी स्पेलिंग के REACT, ठीक है। RE का जो मतलब है वो है रीजनिंग, या दूसरे लफ्जों में थॉट्स। एक्ट का क्या मतलब है? एक्शन। रीजनिंग और एक्शन। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि क्वार्टर 3 में जब हम एजेंट्स एसडी के पढ़ रहे थे तो हमने बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज को किया। क्या आप राजी होंगे या मना करेंगे? यस सर। सोच के बताएं। क्वार्टर 3 में अगर हमने रीजनिंग एजेंट्स बनाए हैं, सिंपल से बनाए, वो प्रोडक्शन ग्रेड करी, नॉन पीटीए से सस्ते वाले, तो बनाए तो हैं। क्या आप इत्तेफाक रखेंगे कि इख्तिलाफ करेंगे? कैसे? बिल्कुल। रिएक्ट का मतलब होता है कि जब भी एलएलएम के पास एक क्वेरी जाती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले सोचता है और सोचने के बाद उस पर वो क्या करेगा? एक्शन लेगा। जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में हमने बहुत सोचा हुआ है कि भाई हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम एजेंटिक डेवलपर बनेंगे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोचो और उस पे अमल करो। ये है सिंपल रीजनिंग कि भाई जो सोच रहे हो सिर्फ सोचो मत, उस पे जो है वो अमल भी करो। ये सिंपल रीजनिंग है। अब ये एलएलएम, आपने सोचा कल मैं ऑफिस जाऊंगा, बस सोचा, लेकिन सुबह सोए रहे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आपने सोचा सुबह ऑफिस जाना है, फिर शाम को आते हुए आपने सोचा यार ऑफिस से ये काम निपटाना है, फिर आपने बोला फिर घर जाना है। आपने ये पूरे दिन की अपनी हिरारकी सोच ली। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, सोचना है और साथ में एक्शन भी लेना है, यानी सोचो और
अमल भी करो। अब ये एलएलएम में कहां से आ रही है? मैंने एलएलएम को एक क्वेरी दी या अपने एजेंट को एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे आखिरी 10 दिन में जो ईमेल आए हैं ना, गौर से सुनिएगा, मुझे आखिरी 10 दिन में या एक हफ्ते में या 2 दिन में जो ईमेल आए हैं ना, वो ला कर दे दो। अब मुझे एक बात बताएं, अब ईमेल क्या है? क्या मेरे ईमेल का जो जीमेल का जो मेरा डाटा है वो एलएलएम के डाटा सेट में होगा? क्यों नहीं होगा? दोबारा सुने, आपने इतना कॉन्फिडेंस जवाब नहीं दिया। एक सेकेंड, सवाल क्या था मेरा? मैंने एलएलएम को एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे जीमेल अकाउंट में जो पिछले एक हफ्ते में ईमेल आए हैं वो ला कर दे दो। क्या इसका डाटा एलएलएम के पास होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनलाइज डाटा है। मैंने अगर एलएलएम से पूछा कि भाई मुझे, जैसे सर से जेमिनी CLI की बात करके गए कि भाई मुझे जो है वो मेरे C ड्राइव में इस नाम के फोल्डर में वो वाली फाइल पड़ी है, उसका डाटा लाके दो। अब एलएलएम क्या करेगा? शायद मेरा एक फाइल सर्च का जो टूल है जो हमने पढ़ा था एजेंट्स SDK में, होस्टेड टूल्स, शायद उसको कॉल करेगा। सही। अब आप लोगों के पास क्योंकि टेक्निकल नोहाउ है ना, तो जो सामने स्क्रीन पे एलएलएम परफॉर्म कर रहा है या जो भी आगे से आप नॉर्मल यूजर की तरह भी कुछ यूज कर रहे हैं, तो अब ये सोचे कि बिहाइंड द सीन्स हो भी क्या रहा होगा। जैसे AWS इस हफ्ते डाउन हो गया, किसी को पता है AWS क्या क्यों डाउन हुआ था? नहीं पता। AWS नहीं पता आप लोगों को क्या होगा? क्लाउड सर्विस है, वो डाउन हो गई थी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर AWS डाउन हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि आधी दुनिया की वेबसाइट बंद हो गई, क्योंकि वो सब AWS का एक कंप्यूटर यूज कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपना लैपटॉप यहाँ बंद कर दूं, आप सब इस स्क्रीन में देख रहे हैं, ये स्क्रीन मेन किससे कनेक्ट है? मेरे लैपटॉप से। कि भाई इंस्टाग्राम बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उसके, सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेस में। स्टोर कहाँ होता है? डेटाबेस में। वो DB भी आपका क्लाउड का हो सकता है, वो एक अलग बात है, वो आपने बिल्कुल सही कहा। कैसे विद इन मिली सेकेंड्स इंस्टाग्राम कह सकता है कि बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड वो सर्च करता है और कहते हैं कि भाई अली नाम का यूजर नेम अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारी चीजें। खैर, एलएलएम को मैंने एक ऐसी क्वेरी दी जिसमें एलएलएम के पास मेरी क्वेरी गई, जैसे जीमेल पे मुझे ईमेल ला के दो। सेकंड, अब जब क्वेरी मेरी गई, एलएलएम इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि भाई ये वो क्वेरी है जिसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। इसका एलएलएम कैसे पहुंच गया? एलएलएम ने क्या किया? पहले रीजनिंग की, सोचा, एनालाइज किया कि भाई ये क्वेरी मेरे बस की बात नहीं है। खत्म। अब या तो एलएलएम आपको सॉरी बोल दे या आपको जवाब ला के दे। अब वो सॉरी तो कहेगा नहीं, इतना स्मार्ट तो वो है, या हम एजेंट्स बना रहे तो हम अपने कस्टमर को ये तो कहेंगे नहीं सॉरी। खैर, मैंने एलएलएम को क्वेरी भेजी, मेरी क्वेरी एनालाइज हुई कि भाई मुझसे जीमेल का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, मुझसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, मुझसे कोई भी वेदर पूछा जा रहा है, ये मेरे डाटा सेट में नहीं है। अच्छा, डाटा सेट में क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो तारीख है उससे तकरीबन 6-8 महीने पहले तक का डाटा एलएलएम के पास होता है। एलएलएम अप टू डेट नहीं होता। आज अगर अक्टूबर है तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च तक हमारा एलएलएम ट्रेन होता है। खैर, ये हमने Q3 में डिस्कस किया। तो एलएलएम के पास जब मेरी कोई क्वेरी जाती है ना, तो वो क्या करेगा? रीजनिंग करेगा, सोचेगा, एनालाइज करेगा कि भाई क्या इस क्वेरी के जवाब देने का मेरे बस में है कि नहीं। अब जब एलएलएम ने ये एनालाइज किया, अब वो क्या करेगा? टूल कॉल करेगा। क्या करेगा? एक्शन का मतलब है सोचो और अमल करो। अब अमल से मीन्स वो क्या अमल करेगा? या तो एक्शन के नाम पे वो कोई टूल कॉल कर ले, कॉल अ टूल या स्लैश API। अब वो कॉल करेगा कोई भी एक्सटर्नल टूल, या वो आपका डेटाबेस हो, रैग हो, कोई भी हो, PDF हो आपकी, जो भी हो। सही है।
एक्शन उसने ये लिया, रीजनिंग क्या करेगा, एनालाइज द क्वेरी या प्रॉम्प्ट, एनालाइज द यूजर क्वेरी या प्रॉम्प्ट, तो उसने वो उस चीज को एनालाइज कर लिया। तो एलएलएम के पास कोई भी क्वेरी जाएगी, वो उस क्वेरी को एनालाइज करेगा, जवाब दे सकता है तो दे देगा। अगर उसने कोई मेरी एपीआई कॉल की, कोई भी एक्सटर्नल टूल किया, तो इट मीन उसने क्या किया, उसने क्या किया, रिएक्ट परफॉर्म किया। क्या किया, रिएक्ट परफॉर्म किया। ठीक है, जल्दी से रिएक्ट डिस्कस करें। प्राइस लाके दी थी आपको याद तो दिसंबर 2023 की, तो 2025 में मैं 2023 के डॉलर की प्राइस क्या करूंगा, तो इट मींस मुझे उसको बताना पड़ेगा कि आपको सोचना है, और सोचने के बाद अगर जवाब नहीं मिले तो फिर मेरा एक टूल कॉल करना है। तो ये आपने बता दिया इसका। अच्छा जी, तो ये होता है आपके पास रीजनिंग, रिएक्ट और सेल्फ कंसिस्टेंसी, चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स। फिर इसके बाद आपके पास कुछ प्रॉम्प्ट लिखने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिस इफेक्टिव वेज हैं, जिसको आप यूज करो। हम क्वार्टर 3 से इस चीज को डिस्कस करें, सारी बातें बंद, सारा फोकस जो है वो स्क्रीन पर। सही है, मैं आपसे लिखता हूं कि आपका कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा। ठीक है, क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ है आपके लिए? कैसे, मैं कह तो दिया एग्जाम होगा, तैयारी करो, जाए। डेट, टाइम, मेन्यू, ऑन साइट, ऑनलाइन, कहां से सिलेबस, जो भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, या मैं आपको कहूं कि एक ईमेल लिखो, तो क्या ये इंफॉर्मेशन काफी है? क्यों, बता दो दिया, ईमेल लिखो, चाहे लिखे। ईमेल जब लिखना होता है तो क्या सब्जेक्ट होगा, क्या बॉडी होगी, क्या सीसी होगा, क्या कोई फाइल अटैचमेंट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैं आपसे कहूँ, या आपसे कोई आपका जो भी कंपनी जैसे होती है कहे, कुछ भी आपको कोई घूमने जाना हो या कुछ खाना बनाना हो, तो आपने कुछ भी कह दिया कि आज कुछ खाने का दिल कर रहा है, आप कोई भी होटल में गए, आपने वेटर से कहा खाना ले आओ, काफी है ये इंफॉर्मेशन? नहीं, आपको स्पेसिफिक होके बताना पड़ता है कि भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस तरह चाहिए। चाहिए क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस तरह चाहिए। अब अगर मैं डीप सीक पे आऊं, थिंकिंग मोड इसका ऑन है, यानी एलएलएम क्या सोच रहा है मैं देख सकता हूं। मैंने इसको लिखा राइट एन ईमेल, क्वेरी मैंने कर दी अपनी फाइल। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कोई ईमेल लिख के देता है। अब ये सोच रहा है, मैंने जो आपसे क्या बात कही थी अभी 1 घंटा पहले कि भाई एलएलएम क्या सोचता है, ये आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये ग्रॉक में भी है और ये जीपीटी में भी आई थिंक है। सही है, मैं ज़्यादातर यही 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो मैं इसका बेहतर बता सकता हूँ। मैंने लिखा, क्या प्रॉम्प्ट लिखा भैया, राइट एन ईमेल। और ईमेल लिखने के बाद अब देखते हैं कि एलएलएम को क्या क्या मुश्किल हुई या क्या आसानियां हुई। The user request was very brief. Just write an email. This is too vague and this is too vague to act on directly. I need clarify. I need to clarify the purpose and the context to provide a useful response. यानी जो आपने अभी सवाल उठाया ना कि ईमेल लिखना है, तो किसको लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, एलएलएम भी यही पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं एलएलएम से ये लिखूं कि राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर रिक्वेस्टिंग
अभी आपको अब सही है। मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू reschedule the meeting time because I have an appointment with the doctor at the same time. The tone should be professional and polite. अब कौन सा वाला प्रॉम्प्ट ज्यादा बेहतर है, राइट एंड ईमेल या ये वाला? ये वाला। इसमें मैं और भी चीजें ऐड कर सकता हूँ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, मैं इसमें और चीजें क्या ऐड कर सकता हूँ कि भाई इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए और ये सारी चीज। अगर कोई अटैचमेंट भेजनी है तो प्रूफ के लिए जो है वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का जो भी है वो स्लिप भेज दी, जो भी। अब मैंने अगर ये क्वेरी फायर की तो आपने अभी सिर्फ इतना देखा कि ऊपर वाले जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा उसमें क्या रिस्पॉन्स आया। अब अगर आप देखें कि इस प्रॉम्प्ट के बाद एलएलएम को क्या क्लैरिफाई हुआ, क्या चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हुई उसके लिए, क्या उसके लिए आसानियाँ हुई, तो वो हम इधर आके देख लेते हैं। The user needs a professional email to reschedule a meeting due to doctor's appointment. The tone should be polite and respectful. I can structure it clearly, subject line, polite, opening, straightforward, जो भी। अब आपने देखा कि मैं अगर आपसे कहूँ तो जो आपके सवाल थे ना कि ईमेल लिखो, एलएलएम के भी हुए थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ये ईमेल लिखो इस वजह से, तो आप लिख दोगे। तो सीधा साधा अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका भी यही होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट वही है, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर। जैसे मैं स्पेसिफिक और क्लियर हो ना, ये लिखना है, यूं लिखना है, इतना लिखना है। यूज एक्शन वर्ब्स, मैंने आपको लिखा पढ़ाई करो, टू स्टडी क्या है, एक्शन वर्ब। मैंने आपको लिखा जेनरेट या समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज क्लास, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या हुआ, समराइज। मैंने आपको लिखा जेनरेट एनी 10 सॉलिड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ओपन एआई एजेंट्स एसडीके, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या हुआ, जेनरेट। तो ये होता है जो है वो आपका बात करने का तरीका। राइट एंड ईमेल, तो इसमें जो अभी मैंने लिखा एक्शन वर्ब, उसमें क्या है, एक्शन वर्ब था राइट। तीसरी चीज, एलएलएम को बताओ करना क्या है, एलएलएम को क्या नहीं करना है ये मत बताओ, या बिल्कुल आखिरी में जाके थोड़ा सा बता दो। जैसे मैं आपको कहूँ ना कि भाई पढ़ाई इस तरह करनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो ये आपके लिए यूजफुल है। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँ ना कि सुस्ती नहीं करनी, तो आप कहेंगे ये तो हमको भी पता है, कुछ नया पता है, सही है। मैं आपको बताऊंगा पढ़ाई ऐसे करनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाना है, इस तरह इसको मार्केट करना है, सही है। ये सारी चीजें क्या है, आपको एलएलएम को बताना है कि करना क्या है। फिर यूज, ये वही बात जो हमने अभी कही, यूज इंस्ट्रक्शन ओवर कंस्ट्रेंट्स। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या करना है वो बताओ, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है क्या नहीं करना है, सही है। तो ये चीज है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, ठीक है, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, तो सबसे पहले क्या चीज आती है भाई, सही है, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, कि भाई करना क्या है, ईमेल करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, या क्या चीज। मजान हो रही है, ओके। 5 मिनट हम इसको फिर फौरन से स्पेसिफिक एंड क्लियर। दूसरी चीज ये है कि टेल एआई या स्लैश एजेंट व्हाट टू डू, अवॉइड टेलिंग AI what not to do, ओके। तीसरी चीज हमने क्या लिखी, तीसरी चीज भी हमने देखी थी, यूज एक्शन वर्ब।
यूज एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स का क्या मतलब है? वो अल्फाज जो कि कोई एक्शन लेने पे आपको फोर्स करे। जनरेट, समरी, एनालाइज, सही है, ये सारी चीजें जो है वो, और भी काफी सारे एक्शन वर्ब्स हो सकते हैं वो। चौथी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स व्हेन पॉसिबल। वही बात जो हमारी सबसे पहले शुरू हुई थी कि भाई अगर बिरयानी बनानी है, कोई रेफरेंस देना है, तो अम्मी को बताओ पिछली बार जैसी जैसी तीखी थी वैसे, या पिछली बार जैसी मत बनाइएगा, बहुत तीखी हो गई थी, थोड़ा सा मसाला हल्का, या जो हमने शुरू में v0.dev या लवेबल की बात की वो। सही है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, और इसकी क्या एग्जाम्पल है? के प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक डिजाइन रेफरेंस टू लवेबल या v0.dev, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट डिजाइन टू कोड। सही है। एग्जाम्पल यदि प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर कि भाई सबसे पहले एआई को बताओ करना क्या है, कोई कॉन्टेक्स्ट हो, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, फॉर्मेट के भाई फोन टोन अपनी पोलाइट रखना, जैसे अभी हमने बताया। हमने एक टास्क क्या बताया? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रॉम्प्ट में क्या टास्क है, आ रहा है ना? हाँ, ये प्रॉम्प्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रॉम्प्ट में मैं आपको पूछूं कि टास्क क्या है एआई के लिए, राइट एंड ईमेल। ठीक है। अब अगर मैं आपसे दोबारा रेपो पे आऊंगा, कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्स्ट है? ईमेल लिखनी है, और ईमेल है कि भाई मीटिंग का टाइम। एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एक और बन सकता है, सोचे क्या क्या कहा अभी किसी? अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, इसलिए ईमेल, इसलिए जो है वो मीटिंग मेरी रीस्केड्यूल कर दो। और फॉर्मेट, हाउ यू वांट द आउटपुट स्ट्रक्चर, ये हमने डिफाइन नहीं किया, ये आप कर सकते हैं। 5 पॉइंट में लिख दो, या एक पैराग्राफ लिखो 5 लाइन का, 2 पैराग्राफ लिखो 4-4 लाइन के, इस तरह आप लिख सकते हो। एग्जांपल अभी इसमें कुछ है नहीं ईमेल में, तो हमने लिख दिया। यूज स्ट्रक्चर ओवर कंस्ट्रेंट, कि भाई बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको छोड़ दो। अवॉइड में ये, और कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेट जो आपने बताया। खैर, यूज वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल का मतलब है कि भाई आपने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, उसको संभाल के रख दिया। आपका काम, आप सपोज करें फ्रंट एंड डेवलपर है जो डिजाइन को कन्वर्ट करता है कोड पे, या एक बैक एंड डेवलपर है जो क्या करता है, एपीआईज लिखता है। बैक एंड डेवलपर तो पाइथन भी आती है, जावास्क्रिप्ट की नोड.जेएस भी आती है, पीएचपी भी आती है। सपोज करें कि आपने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट को सोच लिया, समझ लिया, जब वो रिस्पॉन्स आ रहा है ना एलएलएम का, आप इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, ये बेस्ट काम करता है। क्या करता है ये प्रॉम्प्ट? मेरा बेस्ट काम करता है। अब क्या करेंगे, आप उस प्रॉम्प्ट में है ना वेरिएबल्स बना देंगे। क्या बना देंगे? वेरिएबल्स। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूं। मैं लिखा राइट एन एपीआई in Python, implement all the best practices while developing the API. Implement all the best practices like rate limiting and spamming. सही है। The API should be optimized and so on। अभी मैंने ये लिखा, अब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, the API should be having the post method, the parameters
should be from pydantic class. ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट अभी सोचा, अभी लिख दिया। अब ये प्रॉम्प्ट का नतीजा मुझे ये मिला कि ये इतना अच्छा प्रॉम्प्ट है कि हर दफा मुझे बिल्कुल साफ सुथरी सोफिस्टिकेटेड एपीआईज लिख के देता है। अब ये प्रॉम्प्ट मेरा चल गया, मैं चाहता हूं इस प्रॉम्प्ट को क्या करूं, संभाल के रखूं, हमेशा अपने लिए यूज करूं और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर दूं ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठाएं। लेकिन सपोज करें भाई, ये अगर इसमें देखें ना तो इसमें थोड़ी लिमिटेशन है। कोई बता सकते क्या लिमिटेशन है? सिर्फ पाइथन में ही लिखेगा, सिर्फ पोस्ट मेथड ही बताएगा, सिर्फ पाइडेंटिक की ही क्लास यूज करेगा। अब सपोज रेट लिमिट, अब सपोज करें मैं तो एपीआई पाइथन में लिख रहा हूं, आप में से अगर कोई पीएचपी में लिख रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट नोड जेएस में लिख रहा है, तो ये प्रॉम्प्ट आपके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन इस प्रॉम्प्ट में क्या है, कुछ लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन है। तो जब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको एक चीज बोल दूंगा कि भाई ये काम करना, ये मेरे लिए तो पाइथन है, अपने लिए क्या करना, पीएचपी या जावास्क्रिप्ट लिख देना। मेरे लिए ये एपीआई क्या कर रही है, एक पोस्ट मेथड कर रही है। अगर आप डिलीट इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, आप यहाँ डिलीट लिख देना। मेरे पैरामीटर्स पाइडेंटिक से वैलिडेट हो गए आएंगे। हो सकता है आपको डाटा क्लास चाहिए, हमने एजेंट्स एसटीके की डॉक्यूमेंटेशन में देखा था ना, डाटा क्लास और फिर क्लास थी नीचे। हो सकता है आपको डाटा क्लास चाहिए, एक डाटा क्लास भी ना चाहिए, अपनी कस्टमाइज कोई क्लास चाहिए, अपनी खुद से हाथ की बनाई हुई। अब अगर आपको ये करना है तो आप कैसे करेंगे? अब अगर मुझे इसको सेम प्रॉम्प्ट को अगर भैया वेरिएबल्स में करना है, ताकि दुनिया, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपने जो प्रोग्रामिंग में पढ़ा ना, यहाँ भी वही है कि जब भी एक जगह वैल्यू चेंज हो, हर जगह या खुद ही ऑटोमेटिकली वैल्यू पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पाइथन की जगह लिख दूंगा, कितने कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, एक। तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जब आप इस कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे ना एज अ डेवलपर, आपको पता चल जाएगा यहाँ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। आप जहाँ यहाँ जब यहाँ देखेंगे ना, ये पोस्ट मेथड, मैं यहाँ लिख दूंगा एपीआई मेथड। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ मेथड की बात हो रही, तो आप गेट लगाते, पोस्ट लगाते, पुट लगाते, डिलीट लगाते, पैच लगाते। पाइडेंटिक लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी, फॉर एग्जांपल वैलिडेशन क्लास चाहिए। अब ये क्या हो गया, अब ये प्रॉम्प्ट क्या हो गया, इजी टू इम्प्लीमेंट हो गया। जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल हो सकती है जब आप यूज करते थे क्या भैया, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। आपने जो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, जो ओपन एजेंट्स एसडीके में पढ़ा है। आप सपोज वह किसी यूजर का नेम पास कर रहे हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में, मेरा नाम अली, आप सबका नाम अली थोड़ी है। हो सकता है आपके यूजर का, आपके क्लाइंट का नाम डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा के वो चीज़ें कर दी। तो ये चीज़ें हैं भैया कि भाई आपको जो है वो यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज करने पड़ते हैं। डिस्कशन हमारी ख़त्म, अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करती है। कोड आपके साथ, प्रॉम्प्ट, हर चीज़ शेयर हो जाएगी। बात आ रही थी हमारी, हमने रोकी थी प्रोजेक्ट्स बनाने पे। सारी आपकी जो भी नॉलेज है यहाँ पे Q1 से लेके अभी तक सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ब्राउज़र पे यूज़र तो ब्राउज़र पे जाएगा, नेक्स्ट जेएस चाहिए। नेक्स्ट जेएस के लिए आपके कंपोनेंट में कौन कौन से प्रॉप्स हैं, कौन कौन सी स्टेट है, उसकी क्या टाइप है, वहाँ क्या यूज़ होगा, टाइप स्क्रिप्ट। क्या यूज़ होगा, टाइप स्क्रिप्ट। बैकएंड पे आए तो वहाँ क्या है, पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फ्रेमवर्क कौन सा है, फास्ट एपीआई। अगर मैं आपको फास्ट एपीआई दिखाऊँ ना तो भैया ये देखिए, जैसे आपने लिखा था ना Q2 में, Q2 में क्या लिखा था, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन पोस्ट। ये क्या है, ये क्या मैसेज भेज रहा है आपको, ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट।
अगर मैं यहाँ आपसे लिखूँ, कहूँ गेट, कौन सी रिक्वेस्ट है? गेट। ये जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस है। अगर मैं, ये मेरा खुद का हाथ का लिखा हुआ कोड है, यहाँ क्या लिखा है? ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? ये वही पोस्ट मेथड है जिसका मतलब होता है रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजना। क्या मतलब होता है? रिक्वेस्ट भेजना। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट इसी के इक्विवेलेंट है। जावास्क्रिप्ट में इस तरह लिखते हैं, पाइथन में इस तरह लिखते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं @app.get, कौन सी रिक्वेस्ट हो गई है? गेट। गेट का मतलब क्या होता है? डेटा मंगवाना, नाम से ही पता चल रहा है। क्यों लगाया? का क्या मतलब होता है? डेकोरेटर। डेकोरेटर का आसान लफ्जों में कि भाई ये उसकी जाके रिटर्न स्टेटमेंट बन गया। किसकी जाके? ये ऐप। अब ये ऐप कहाँ से आ रहा है? ये ऐप मेरा एक वेरिएबल है। एग्जैक्टली मेरे पास एपीआई का इंस्टेंस है, वेरिएबल है, जो भी है। ये देखो, अगर मैं वही कह रहा था कि अगर किसी ने यहाँ पे एक्सप्रेस जीएस में काम किया ना, तो उसको थोड़ी सी सिमिलैरिटीज लग रही होंगी। ऐप यानी एक वेरिएबल इज इक्वल्स टू फास्ट एपीआई का इंस्टेंस है। ये फास्ट एपीआई की क्लास कहाँ से आ रही है? फास्ट एपीआई के मॉड्यूल से आ रही है। तो कहने का मकसद ये है, नेक्स्ट जेएस, पाइथन का फ्रेमवर्क, फास्ट एपीआई। अब इस एपीआई में क्या है? एक फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन का मतलब आपको पता है। अब जब वो एपीआई में पोस्ट रिक्वेस्ट आई, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज कोड है तो डजंट, कोई मसला नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो खैर आप कोड देखें क्या चल रहा है। अब उस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें, जैसे आप लिखते थे ना एसिंक, डेफ, मेन, तो और उसमें फिर एजेंट होता था, रनर होता था, ये सारी चीज़ें। कि मेरा एक फंक्शन है जिसमें क्या है? ये एजेंट की क्लास नई नहीं है या देखी हुई है? कब देख ली? हमने तो नहीं पढ़ा। Q3 में जो एजेंट की क्लास पढ़ी थी ना, ये वही है। फिर एजेंट की क्लास, फिर इसके बाद जहां भी इसका रनर है, ये रहा इसका रनर। पहले एपीआई ने क्या किया? एपीआई में मैंने फंक्शन कॉल किया। इस फंक्शन के अंदर एक एजेंट था, और एजेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब उसको रनर में पास करो। तो ये आपकी क्या बन रही है? पूरी हिरार्की बन रही है कि नेक्स्ट जेएस बात करेगी किससे? फ्रंट एंड किससे बात करता है? बैकएंड से। बैकएंड पे क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। पाइथन का कौन सा फ्रेमवर्क? फास्ट एपीआई। और फास्ट एपीआई में एंड पॉइंट्स, दैट्स सी बात है, एपीआई में तो एंड पॉइंट्स है, जैसे आपके घर का एड्रेस है तो उसका भी वो एड्रेस, और फिर वहां पे एजेंट और रनर। तो ये कनेक्शन है। अब प्रोजेक्ट्स क्या बना है? मैंने एक चीज़ भी कह दी कि Q2 में कैसे कनेक्टिव लिखा है। आपने Q2 में एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई थी, यस और नो? उसमें डाटा कहाँ से आ रहा था? या तो सैनिटी से आ रहा था, या कोई भी आपने स्टैटिक जेसन की फाइल या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना दिए, वहां से आपने डाटा उठा लिया। अगर आपके Q3 के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो मेरा अगर बैकएंड है, सबसे पहले एपीआई बनेगी। अगर मेरा बैकएंड एजेंट है और मुझे टॉप 10 ब्लॉग पोस्ट इंटरनेट से सर्च करके लाने हैं, तो क्या होगा? एजेंट मेरा क्या करेगा? फंक्शन कॉल करेगा। उस फंक्शन कॉल में क्या होगा? एपीआई होगी। सही है? एपीआई होगी जो इंटरनेट से डाटा सर्च करके लाके देगी। अब जब मेरे एजेंट ने एपीआई को कॉल किया, क्योंकि रियल वर्ल्ड डाटा है ना, एजेंट के पास लाइव रियल टाइम डाटा तो होता नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं? फंक्शन कॉल करवाते हैं। एजेंट ने कॉल किया फंक्शन, वो आ गया रिस्पॉन्स। फंक्शन कॉल करने के बाद इंटरनेट से सारे ब्लॉग उठ के रिस्पॉन्स में आ गए। अब जब रिस्पॉन्स में वो मेरी एपीआई में आ गए, अब मुझे दिखाना है उनको कहाँ पे? अपने यूआई पे, अपने फ्रंट एंड पे।
तो क्या ये कनेक्शन नहीं बन रहा? हमारी हमने जो पढ़ा है उस चीज़ का बन रहा है, तो क्या आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये आपके लिए एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप क्या करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कॉन्क्रीट करें। देखिए बोलना कितना आसान है, नेक्स्ट जेएस पे यूआई या फ्रंट एंड होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फास्ट एपीआई होगी, उसमें एंड पॉइंट होगा, कितनी आसानी से मैंने कह दिया। लेकिन आप खुद बताएं ईमानदारी से, जितना भी आपको 2 साल में एक्सपीरियंस हुआ है, क्या इम्प्लीमेंटेशन भी बोलने जितनी आसान होगी? नहीं होगी। तो ये कैसे आसान होगा आपके लिए? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाके अपने हाथ पांव मारेंगे। तो आप इसको नाम दे सकते हैं एआई पावर्ड ब्लॉग वेबसाइट, अपना सिर्फ हाथ साफ करने के लिए, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को कॉन्क्रीट करने के लिए। आपने रिज्यूमे बिल्डर बनाया था। अब रिज्यूमे बिल्डर आपने बनाया, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कोई आपकी एक स्टैटिक पीडीएफ रखी होगी, जैसे मेरा नाम अली है तो मैंने लिख दिया अली resume.pdf। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा चैटबॉट इंटीग्रेट करूं कि जब कोई एचआर मेरे वेबसाइट पे आए तो जैसे वो चैटबॉट में कुछ भी लिखे उसको पीडीएफ से चीज़ मिल जाए। तो क्या हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि अगर एजेंट हो और मेरे रिज्यूमे का डाटा या मेरे जीमेल का डाटा आ रहा है तो वो पर्सनलाइज डाटा है, तो पीडीएफ कॉल होगी फंक्शन टूल से। सही है ये और फिर जैसे ही कुछ सर्च होगा, नेक्स्ट जेएस में पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सॉलिड होंगे। और ये सिर्फ बनाना नहीं है, अपने टैलेंट को सिर्फ 4 दीवारों में नहीं रखना, उसको लिंक्डइन पे शेयर भी करना है। क्यों आप लोग लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर रहे हैं? हार्डली मुश्किल से, अगर इतनी बड़ी ऑडियंस है 800 लोगों में से सिर्फ 50 कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। जब भी कोई कस्टमर आएगा, क्लाइंट आएगा, हो सकता है लिंक्डइन से एक प्रोफेशनल वे है ना, जैसे आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं ना किसी को, आईटी इंडस्ट्री में आप उसको अपना लिंक्डइन देते हैं कि भाई ये जाके देखो मैं क्या चीज़ हूँ। अब वो अगर क्लाइंट है, सारी बातें बंद प्लीज, अगर वो आपके लिंक्डइन पे गया, उसने देखा कि भाई ये तो महीने में सिर्फ एक ही पोस्ट कर रहा है अपनी प्रोग्रेस की, तो इसका मतलब ये सीरियस लर्नर नहीं है। लेकिन अगर वो आपकी हर चीज़ देखेगा ना कि आप लर्निंग भी सही कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स बना बना के पोस्ट भी कर रहे हो, तो लिंक्डइन के थ्रू फ्यूचर में भी आपसे प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद कनेक्ट रहेगा, आपकी प्रोग्रेस देखेगा। उसको कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये बंदा मेरे मतलब का काम कर रहा है या कर रही है, वो आपको अप्रोच फिर करेगा। तो अपने हाथ पांव मारे और इन सब चीज़ों को, आप लोगों ने ई कॉमर्स तो सबसे बड़ी चीज़ बनाई। यहाँ 4-6 स्टूडेंट्स हैं हमारे जो हैकाथॉन जीत गया है, उन्होंने पिछले क्वार्टर में पूरा डेमो दिया कि किस तरह मैं बात करता हूँ, एआई जो मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो बस सुन के वो प्रोडक्ट ले आती है। अब वो 6 लोगों ने यहाँ पे लाके पूरा डेमो दे दिया, आपको आइडिया दे दिया। अब आप करें उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? इतने सारे आइडियाज़ हैं आपके पास। आपने फिर बना दी एआई पावर्ड रिज्यूमे, या जो भी एआई पावर्ड रिज्यूमे, यहाँ लिख दिया चैटबॉट। आपको आइडिया मिल गया कि भाई जो भी आए चैटबॉट मेरे पोर्टफोलियो पे, मेरा रिज्यूमे वहाँ अटैच हो, मेरे चैटबॉट से बात कर लो। एक तीर दो निशाने, पोर्टफोलियो भी अच्छा हो जाएगा और एआई के कॉन्सेप्ट, फास्ट एपीआई के नेक्स्ट जैसे वो भी अच्छे हो जाएंगे। फिर एआई पावर्ड ई कॉमर्स, फिर उसको लिंक्डइन पे शेयर करो, शेयर ऑन लिंक्डइन। आपके पास इतना कंटेंट है ना, हफ्ते में आराम से 4 पोस्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, लेकिन करे कौन? ये बात है ना, करे कौन? रिएक्ट करो, रिएक्ट, सोचो और अमल करो। सही है। फिर यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का ये भी मसला है कि उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल फारिग है, लेकिन फिर कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा। देखिए प्रोग्रामिंग है ना, एक टेक्निकल चीज़ है। इट डजंट, ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहेंगे मुझे काम आता है मैं आपको काम दे दूंगा, ये खाना बनाने की तरह है। आप कहेंगे ना खाना बना के तो टेस्ट कराओ कैसा बनाते हो। तो पोर्टफोलियो भी ऐसा नहीं है कि कहोगे नेक्स्ट डे साथ में मैं कहूँगा वाह यार कितना अच्छा बोला आपने, आ जाओ। जब तक आप काम करके नहीं दिखाओगे, पोर्टफोलियो करके नहीं दिखाओगे, अपना स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे जिसपे फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, एआई हो, आपका काम नहीं होगा। काफ़ी लड़के
यहाँ पे इसमें फंसे हुए कि हम जॉब करें या ग्रेजुएशन करें। काफ़ी लड़कियों का यहाँ ये कंसर्न है कि हम काम करने को तो तैयार हैं, बट हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि सिर्फ रिमोट जॉब करो, ऑफिस की हम परमिशन नहीं दे सकते। अभी आप लोगों का काम जॉब करें या ना करें, पेरेंट्स को कन्विंस करें ना करें, वो है ही नहीं अभी आपका कंसर्न। आपका कंसर्न अभी होना चाहिए आपकी स्किल डेवलपमेंट पे। जब कोई आपको बोले फ्रंट एंड लिखो, बैक एंड लिखो, एजेंट बनाओ, तो आपको आने चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट। जब ये सब हो जाए फिर पेरेंट्स को कन्विंस करना, फिर सोचना कि ग्रेजुएशन करूं या जॉब करूं या दोनों साथ करूं। ठीक है, ये आप लोगों के कुछ इनसाइट जिसमें आप लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, इसमें जो है वो बाहर आ जाए। इन 4 चीज़ों को अपना जो है वो काम कर लें। ये मैंने सारे जो है वो आपको हर चीज़ अब बता दी, मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी हाथ पाँव आपने मारा। इस उम्मीद के साथ कि अब आप थोड़े जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है